नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास है। इसके अंतर्गत आज हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक प्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आया करता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अपने देश में 24 अप्रैल महत्वपूर्ण दिन है और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान में जब हम देखते हैं तो संविधान में पंचायती राज के लिए जो है एक अलग भाग ही है, भाग 9 में पंचायतों की संरचना, पंचायतों के कार्यकाल, पंचायत सदस्यों के चुनाव, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 महत्वपूर्ण भाग है और भाग 9 आपको याद रखना है कि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। पंचायतों के बारे में संविधान में देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। जब हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा था तो वहाँ पे अनुच्छेद 40 हमें मिला था, तो अनुच्छेद 40 भी ग्राम पंचायतों से ही संबंधित है। ग्राम पंचायत जब पंचायती राज व्यवस्था का हम इतिहास देखते हैं तो हमें जो है प्राचीन भारत में एक राजवंश हुआ था, चोल राजवंश। वहाँ पे भी जो है चोल राजवंश के दौरान पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। चोल राजवंश के बाद आधुनिक भारत में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, आधुनिक भारत में यानी ब्रिटिश काल के दौरान कह सकते हैं, लॉर्ड रिपिन गवर्नर जनरल हुए थे। लॉर्ड रिपिन उन्होंने 1882 में मद्रास में, कहाँ पर? मद्रास। लॉर्ड रिपिन ने मद्रास में ये व्यवस्था लागू की थी, पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। इसका मतलब अर्थ होता है जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, किस कारण से लागू की गई, तो सत्ता के वितरण के लिए यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विभाजित करने की बात की जा रही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसे सत्ता का वितरण कहते हैं, उसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। यानी कि कह सकते हैं कि जो व्यवस्था का जो सबसे नीचे का अंग है यानी कि ग्राम स्तर, इसकी मजबूती के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। स्टार्टिंग जब हम देखते हैं तो चोल राजवंश के दौरान भी इस व्यवस्था के लक्षण हमें दिखते हैं, लागू थी ये। आधुनिक काल में सबसे पहले लॉर्ड रिपिन जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने 1882 में मद्रास प्रांत में लागू किया था। और आज़ादी के बाद यानी कि जब भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 महत्वपूर्ण तिथि है जो आप लोगों को याद रखनी ही है। 2 अक्टूबर 1959 नागौर है कहाँ पे? राजस्थान। नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सर्वप्रथम जो है 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई। पहली बार राजस्थान के नागौर और इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू की गई। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से यानी पंचायती राज व्यवस्था से कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रश्न निश्चित ही आता है। किसी भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न हमें अवश्य मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना
अति आवश्यक है, जिससे कि प्रश्न ना गलत हों। तो राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम लागू होती है पंचायती राज व्यवस्था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, समिति जो अक्सर हमें दिखाई पड़ती हैं प्रश्न पत्र में पंचायती राज व्यवस्था के लिए। उसमें एक नाम है बलवंत राय मेहता समिति। पहला नाम बलवंत राय मेहता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम। और ये समिति तो हमें लग रहा है कि कम से कम 100 बार आई होगी किसी न किसी एग्ज़ाम में। बलवंत राय मेहता समिति ये समिति है 1957 की। आज़ादी के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, और इसने जो सुझाव दिया था पंचायती राज के संबंध में, इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाएगी वो ग्राम स्तर पर, पहला तो ग्राम स्तर पर, और दूसरा प्रखंड स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायतों की जा रही है, वो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी कि पंचायत जो है त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और उसमें एक ग्राम स्तर पे होना चाहिए, दूसरी प्रखंड स्तर पे होना चाहिए, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पे, और तीसरी जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए है भी। पर इसके बाद एक अगली समिति बनती है जो महत्वपूर्ण ये भी है प्रश्न पत्र के नज़रिए से। बलवंत राय मेहता के बाद अगला नाम आता है अशोक मेहता का। अशोक मेहता समिति ये समिति 1977 की है, 1977 की अशोक मेहता समिति। और इसने जो है वो द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी, मतलब 2 स्तर पे पंचायत होनी चाहिए, ये बात की थी अशोक मेहता समिति ने। इसने ग्राम स्तर और जिला स्तर, मतलब अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि पंचायत की जो व्यवस्था है वो 2 स्तर पे होनी चाहिए, एक तो ग्राम स्तर पे होनी चाहिए और दूसरी जिला स्तर पे होनी चाहिए। दोनों में अंतर आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछा करता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति किस समिति ने की थी, या फिर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति किस समिति ने की थी। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है कि द्विस्तरीय की बात कौन कर रहा है और त्रिस्तरीय की बात कौन कर रहा है। प्रश्न आ चुका है ये। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की थी। क्रम भी इनका याद रखना है, पहले कौन सी है और उसके बाद कौन सी है। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बाद एक समिति बनती है राव समिति। पूरा नाम होता है GVK राव समिति। GVK राव समिति 1985 की समिति है ये, 1985। तो आपको याद रखना है इनका क्रम अक्सर आया करता है मिलाने के लिए। एक तो नाम दे देगा, सन दे देगा, उनको मिलाने के लिए होगा, या फिर कि क्रम से पहले कौन सी है, बाद में कौन सी है। सभी समितियां ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई। इन्होंने अपने सुझाव भी दिए। तो GVK राव समिति, और GVK राव समिति के बाद जो अगली समिति आती है LM सिंघवी समिति, जो महत्वपूर्ण समिति है। LM सिंघवी समिति 1986 की है, 1986 जस्ट इसके बाद की। क्रम आपको याद हो गया होगा चारों समितियों का। LM सिंघवी समिति, इसने क्या किया? LM सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता इसी के आधार पर मिलती है। पंचायती राज समिति को संवैधानिक मान्यता दी किसने?
एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसने कहा कि ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायत की बात सर्वप्रथम जो है ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायत की बात सिंघवी समिति ने की, और इसने भी जो है त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसने की? सिंघवी समिति ने की। एल.एम. सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की मेहता समिति के जैसे इसने भी की। तो एक तो संवैधानिक मान्यता पंचायतों को सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति में मिली, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, न्याय पंचायत, ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायत की बात भी इसने की, और त्रिस्तरीय पंचायत की बात भी एल.एम. सिंघवी समिति में की गई। अब ये समितियां हो गई 4 समितियां जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रश्न पत्र में अक्सर हमें दिखती हैं। यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न जो है इन समितियों से अक्सर आता है, और कभी कभी मिलाने के लिए इन समितियों के सन या किस समिति ने किस स्तर पे, मतलब कि द्विस्तरीय होनी चाहिए पंचायतों को कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब संविधान में जो हम देखते हैं कि संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, संविधान में 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 73 73वां संविधान संशोधन ये 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पेश किया गया संसद में, और ये जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। कब से? 24 अप्रैल 1993 में पेश किया गया। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 से देश में लागू है ये, और इसी के द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होती है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है। इसमें किया क्या गया, इसमें क्या जोड़ा गया? इसी के द्वारा जो है संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 जो पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 पूरा अनुच्छेद पंचायतों के बारे में है। 243 ओ तक है ये, 243 से लेके इसके अंतर्गत जो है 16 अनुच्छेद हैं, जो आपको याद रखने हैं कि कितने अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद हैं। इसी के साथ में एक चीज़ और देख लेना है कि जो पंचायतों को कितने विषय मिले हुए हैं। 29 विषयों पर जो है पंचायतों के पास अधिकार हैं। 29 विषय पंचायतों के लिए निश्चित किए गए संविधान में। तो यहाँ पे कई प्रश्न मिल जा रहे हैं हमको। एक तो लागू होने की तिथि, जो पंचायती राज व्यवस्था लाई जाती है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इसी के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है, और भाग 9 के साथ साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में। मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची थी, बाद में 9, 10, 11, 12 सब जुड़ के आती हैं संविधान संशोधन के द्वारा। तो भाग 9 में भाग 9 अनुसूची 11, अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी कि लगभग क्या निश्चित ही है 16 अनुच्छेद जुड़ते हैं, और पंचायतों को 29 कार्य दिए जाते हैं। ये सभी प्रश्न बन चुके हैं। 29 विषय, कितने विषय पंचायतों के पास हैं, तो 29 विषय, ये प्रश्न भी बन चुका है। इसके द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाता है देश में। त्रिस्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था को अपनाया जाता है। किंतु इसके साथ में एक चीज़ जोड़ दी जाती है कि यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पे द्विस्तरीय पंचायत होगी। मतलब बीच का जो है ये ग्राम स्तर और प्रखंड स्तर और जिला स्तर, तो उसी की बात कह रहा है कि यदि जनसंख्या जो है राज्य की 20 लाख से कम है, यदि 20 लाख से कम है तो वहाँ पे जो है द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय व्यवस्था होगी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना है? 1/3, 1/3 सीटों पे आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ये भी प्रावधान किया गया कि ये आरक्षण बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1/3 फिक्स कर दिया गया यानी 33% तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर समय के साथ साथ ज़रूरत पड़ रही है तो ये आरक्षण बढ़ाया भी जा सकता है, और ये बढ़ाया भी गया है। जैसे कि बिहार में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो है महिलाओं को 50% आरक्षण है, 50% आरक्षण है, जो भारत का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायतों में। इसके अलावा SC ST को भी जनसंख्या के आधार पे आरक्षण प्रदान किया गया है इस व्यवस्था के द्वारा। हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो प्रावधान किए गए इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यही था कि स्थानीय स्तर पे, यानी कि जो नीचे का स्तर है उसको सशक्त बनाना, उसको मजबूत करना। इसके लिए, इन उद्देश्यों के लिए जो है ये व्यवस्था लागू की गई। पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा? क्या निर्वाचन आयोग करवाएगा? और निर्वाचन आयोग करवाएगा तो क्या भारत का निर्वाचन आयोग करवाएगा या अलग से कोई प्रावधान है? इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। पंचायतों का निर्वाचन यानी चुनाव, पंचायतों का जो चुनाव होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। हर राज्य में राज्य का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है। तो पंचायतों का जो चुनाव होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। किंतु यदि 5 साल से पहले भंग हो जा रही हैं या विघटित हो जा रही हैं तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करवाया जाएगा। यदि विघटित हो जा रही है पंचायत तो 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और हर 5 वर्ष पे, यानी प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाएगा। और गठन करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाएगा। और यही जो राज्य वित्त आयोग होगा ये पंचायतों के वित्त का निर्धारण करेगा कि पंचायतों को कितना वित्त दिया जाए। इसका निर्धारण राज्य वित्त आयोग का काम है। राज्य वित्त आयोग मतलब निर्धारित करेगा कि पंचायतों को कितना वित्त दिया जाए। पंचायतों की संरचना को जब हम देखते हैं, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की जो संरचना को देखते हैं तो ये 3 स्तर पे होता है। ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है यानी ग्राम प्रधान, तो ग्राम पंचायत को जो मुखिया होता है वो ग्राम स्तर पे यानी कि गाँव के स्तर पे जो विकास की योजनाएं होती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया यानी कि ग्रामीण स्तर पे जो विकास की योजनाएं होती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? ग्राम पंचायत मुखिया। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो पंचायत समिति का स्तर आता है। 3 स्तर पे हो गया ग्राम पंचायत, ठीक है। इसका जो मुखिया होगा वो गांव के लिए हो गया। दूसरी आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसका जो हेड होता है वो प्रमुख होता है। प्रमुख जो ब्लॉक स्तर पे होता है उसका हेड प्रमुख होता है। और तीसरा आती है जिला परिषद। जिला परिषद यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसको इसका जो हेड होता है वो अध्यक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो जिले स्तर पे। इसमें जब हम देखते हैं कि इन तीनों को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इसमें जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा होता है। और ये जो दो बीच की समितियां हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो अध्यक्ष होते हैं या हेड होते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या यहाँ पे क्या है? अप्रत्यक्ष का अर्थ है यहाँ पे कि इनके जो हेड हैं इन समितियों के, तो जो इनके जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य, तो सदस्य जो है अध्यक्ष को चुनते हैं। कहने का मतलब यही है कि अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों को जनता चुनेगी और सदस्य जो होंगे वो चुनाव करेंगे अध्यक्ष का। तो यानी कि ये अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे। और इसका जो है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हुई क्लियर। पंचायतों की संरचना हम देखें कि 3 स्तर पे इसकी संरचना बटी हुई है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में ही एक पद होता है सरपंच का, जो न्याय का कार्य करता है, न्याय का कार्य। और सरपंच के अंतर्गत जो न्याय का कार्य करता है तो उसमें दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले आते हैं। पर उसके लिए ये किया गया कि 10,000 तक के जो मामले हैं, यानी 10,000 रुपये तक का जो दंड लगाने के मामले हैं या दंड लगा सकता है, वो सरपंच होता है। वो कौन होता है? सरपंच होता है। इसके बाद जो पंचायत समिति, यानी जो दूसरा स्तर है ब्लॉक स्तर पे, पंचायत समिति, इसका हेड कौन होता है? प्रमुख होता है। इसका काम क्या रहता है कि ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना पर विचार करना। ग्राम पंचायत की मतलब 1 वर्ष की जो वार्षिक योजना होगी उस पर विचार करना और उसे जो है जिला परिषद के पास भेजना। भाई मध्य स्तर की समिति है ना ये, तो ये जो ग्राम पंचायत की है, मतलब ये कह सकते हैं कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है कि ग्राम पंचायत की जो वार्षिक योजना होगी उस पर विचार करेगी और उसको जो है जिला परिषद तक भेजेगी। कौन सी? पंचायत समिति। पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। जिला परिषद में का प्रमुख अध्यक्ष होता है और ये इसके पास जो है समन्वय और पर्यवेक्षण का अधिकार होता है, यानी कि जिले की जो कार्य योजनाएँ होती हैं वो इसी के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से। तो ये चीज़ें लगभग हो गई पंचायती राज के बारे में, जो हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पे देखी, ग्राम पंचायतों से संबंधित। अब नगरीय स्तर पे भी हम लोग देख ले रहे हैं कि जो नगरीय स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई उसके प्रावधानों को भी देख ले रहे हैं। नगरीय स्तर पे नगर पंचायत
नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी से आप परिचित हैं। अब ये जो यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई नगरीय स्तर पे, वो लाई गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74, 73वें के द्वारा तो ग्रामीण स्तर पे लाई गई थी, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की गई। कहाँ पर? नगरीय स्तर पे, नगरीय स्तर पे की गई और इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और इसके लिए जो विषय निर्धारित किए गए उनकी संख्या है 18 विषय नगरीय स्तर पे। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो है नगरीय स्तर पर कितने विषय प्रदान किए गए, तो 18 विषय प्रदान किए गए। ये जो व्यवस्था की गई संविधान में, वो संविधान में कहाँ पे की जा रही है? भाग 9 का के अंतर्गत की गई, ठीक है। और आर्टिकल संबंधित है 243A, अनुसूची 12, अनुसूची 12 जो है वो नगरीय शासन से संबंधित है, नगरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची 12 भाग 9 का, ठीक है। ये नगरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो नगरीय स्तर पर लागू है उससे संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9 का है। अनुसूची कौन से संबंधित है? अनुसूची 12 संबंधित है। व्यवस्था ये किस संविधान संशोधन से लाई गई नगरीय स्तर पर पंचायती राज लागू करने की? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान हुई, या संवैधानिक बाध्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लागू हो चुका है तो संवैधानिक मान्यता मिली इसे। इसके लिए विषय कितने निश्चित किए गए? विषय किए गए 18। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे कि नगर पंचायत और नगर पालिका, इनको भी जानना जरूरी है। नगर पंचायत, नगर पंचायत कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र हैं जो गांवों से, ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर में बदल रहे हैं, नगर पंचायत का अर्थ यही है कि ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर में बदल रहे हैं। इसके लिए आबादी भी निश्चित की गई कि नगर पंचायत व्यवस्था कहाँ पे होगी। नगर पंचायत या नगर पालिका कहाँ पे होगी, तो इसके लिए कहा गया कि 0 से 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र जो होंगे वो नगर पंचायत या नगर पालिका कहे जाएंगे, ठीक है। 0 से 10,000 आबादी के जो क्षेत्र होंगे वो नगर पंचायत या नगर पालिका कहे जाएंगे। और ये वो क्षेत्र होंगे जो धीरे धीरे गांव से शहर में बदल रहे हैं, तो वहाँ पे नगर पंचायत होगी। दूसरा शब्द आता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद कहाँ पे होगी? नगर पालिका परिषद जो है ये छोटे शहरों में होगी, छोटे शहरों में होगी नगर पालिका परिषद। और इसके लिए निश्चित किया गया कि 10,000 से 3 लाख तक की आबादी, यानी 10,000 से 3 लाख तक की आबादी, 10,000 से 3 लाख तक की जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे क्या होगा? नगर पालिका परिषद होगी, ठीक है। नगर पालिका परिषद के बाद जो आता है नगर निगम। नगर निगम 3 लाख से अधिक की जहाँ पे जनसंख्या होगी, ठीक है,
3 लाख तो इसमें आ गया नगर पालिका परिषद में। तो 3 लाख से अधिक जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे नगर निगम होंगे, यानी कि उससे बड़े क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद से बड़े क्षेत्रों पे जो है नगर निगम बनाए जाएंगे। और यहाँ की आबादी कितनी होगी, 3 लाख से अधिक होगी। नगर निगम के साथ ही महानगर, नगर निगम, महानगर, महानगर यानी कि यहाँ की जो आबादी होगी, आबादी के हिसाब से ही है, तो जो इससे बड़े होंगे नगर निगम से महानगर हो जाएंगे वहाँ पे। महानगर के बाद एक आया करते हैं औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर निगम कह सकते हैं। औद्योगिक नगर जो बड़े बड़े जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे कि भिलाई है, ठीक है, टाटा है, तो यहाँ पे जो है औद्योगिक नगर निगम होते हैं। तो हमको जानना था नगर पंचायत, और नगर पंचायत नगर पालिका कहाँ पे होगी, ठीक है, नगर पालिका परिषद कहाँ पे होगी, और नगर निगम कहाँ पे होंगे। बाद में नगर निगम के अंतर्गत ही महानगर भी आ जाते हैं, औद्योगिक नगर भी आते हैं। बड़े नगरों के लिए जहाँ मतलब औद्योगिक स्थल हैं तो वहाँ पे नगर निगम होते हैं। अब नगरीय स्तर पे जो निर्वाचन होता है तो वहाँ भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे जो चुने जाएंगे, अध्यक्ष और सदस्य। यहाँ पे भी आरक्षण होगा, जैसे कि ग्राम पंचायत में आरक्षण था, तो नगरीय क्षेत्रों में जो पंचायती व्यवस्था लागू की गई तो वहाँ पे भी अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, सभी में नगर पंचायत में, नगर पालिका में सभी में अध्यक्ष और सदस्य होंगे। आरक्षण भी होगा, जैसे कि ग्राम पंचायत में आरक्षण था वैसे यहाँ भी आरक्षण है। अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे भी है। ग्राम पंचायतों में भी था, नगरीय स्तर में भी 33% आरक्षण का प्रावधान है। यदि विघटन हो जा रहा है किसी कारणवश तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। यहाँ पे जो ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है वो राज्य विधानमंडल की इच्छा पे निर्भर करता है कि कितना आरक्षण दिया जाए। ये किस पे निर्भर करता है, राज्य विधानमंडल की इच्छा पे। इसके लिए चुनाव के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता वही है जो ग्राम पंचायत में थी, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चुनाव कौन करवाएगा यहाँ पे, नगरीय स्तर पे चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। नगरीय स्तर पे चुनाव जो है, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग कहने का मतलब कि राज्य चुनाव आयोग, जो राज्य का चुनाव आयोग होगा, जो अभी हम देखे थे कि ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न करवा रहा था, तो राज्य चुनाव आयोग यहाँ पे भी चुनाव संपन्न करवाएगा, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। अब इसकी शक्ति एवं कार्य ये भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि शक्ति एवं कार्य क्या है, इनको भी देख ले रहे हैं। नगरीय स्तर पे राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न करा दिए, इनको पावर क्या मिली है इनको देख ले रहे हैं। इन्हें जो शक्ति मिलती है, पंचायतों को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है। पावर इनको मिलती है राज्य के विधानमंडल से, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल से इन्हें पावर मिलती है। राज्य विधानमंडल इन्हें अधिकार और शक्ति देता है। इनका जो काम होता है वो सामाजिक न्याय, काम क्या होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित कानून बनाने का अधिकार इनके पास है, यानी कि इनको प्रदान किया गया है। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित कानून ये बना सकती हैं।
18 विषयों जो 18 विषय शामिल हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में हैं, उनसे भी ये वित्त प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इनके वित्तीय आय के स्रोत हैं। ठीक है। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो 5 वर्षों पर, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्य वित्त आयोग पंचायतों की समीक्षा करता है। ठीक है, कि पंचायतों को मतलब समीक्षा का मतलब ये है कि मतलब कह सकते हैं कि व्यवस्था चल कैसे रही है या उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इनके संबंध में राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पे पंचायतों की समीक्षा करता है और समीक्षा करने के साथ साथ सुझाव भी देता है, यानी कि राज्य विधानमंडल को सुझाव देगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी जानना जरूरी है कि ये तो राज्य वित्त आयोग की बात हो गई, जो केंद्र का वित्त आयोग है, वित्त आयोग, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है, संविधान के आर्टिकल 280 में की गई है। ये भी जो है इनके संबंध में सुझाव देता रहता है। मतलब जो भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280, तो वो भी जो है पंचायतों के संबंध में समय समय पे सुझाव देता रहता है। ये तो हम लोगों ने देखा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में संविधान में उपबंध हैं उन पे हम लोगों ने चर्चा की। अब इसी के साथ हम लोग एक टॉपिक और देख ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कभी कभी वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए उसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। एक पद है भारत में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महत्वपूर्ण पद है। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आया करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे संक्षेप में हम जो है कैग कहते हैं, कैग, CAG, कैग के नाम से हम लोग जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जो संविधान में अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक, आर्टिकल 148 से लेके 151, अनुच्छेद 151 के मध्य जो है इसकी शक्तियों, कार्यों, नियुक्ति, इन सब के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में प्रावधान कहाँ पे है, संविधान में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के मध्य में कैग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसका काम क्या होता है? इसका जो मेन काम है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या है? इसका जो मेन काम है वो सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा रखना है। सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखना, मेन काम इसका यही है। इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखना। अब अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 ये कैग के पद की बात करता है, CAG, कैग के पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के बारे में बात करता है। और 149 जो है उसके कार्य एवं शक्ति की बात करता है। 149 जो है कैग के कार्य एवं शक्ति की बात करता है। ठीक है, कार्य एवं शक्ति की बात करता है। जो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे आज़ादी के बाद, उनका नाम था V. नरहरि राव। पहले कैग कौन थे? पहले फर्स्ट V. नरहरि राव, ये पहले कैग थे। वर्तमान में कौन है इसको आप लोग सर्च करेंगे कि वर्तमान में नियंत्रक एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, इसको आप लोग सर्च करेंगे, देखेंगे। करंट में प्रश्न पूछ भी सकता है कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिए। पहले कौन से थे? V. नरहरि राव थे। कैग जो है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये केंद्र और राज्य स्तर पर
कैग का पद जो है केंद्र और राज्य स्तर पर, अलग से नहीं है, दोनों के लिए बात की जा रही है, केंद्र के लिए बात की जा रही है और राज्य के लिए बात की जा रही है कि केंद्र और राज्य स्तर पर ये लेखा परीक्षक का मुखिया होता है। लेखा परीक्षक का मुखिया कौन होता है? कैग होता है। ये भी कहा जाता है कि जो सार्वजनिक धन है, लोक वित्त है, सार्वजनिक धन यानी कि लोक वित्त, सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है? कैग होता है। पूछा गया है कि सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें एक विकल्प रहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वही राइट आंसर होगा कि सार्वजनिक धन यानी कि लोक वित्त का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान का जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति किसकी? CAG, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा ये शपथ किसके सामने लेगा? शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेगा, ठीक है। और जब शपथ राष्ट्रपति के सामने लेगा तो त्यागपत्र भी जो है ये राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। त्यागपत्र कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति ही इसको शपथ दिलाएगा, तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देगा। अब हम लोगों ने देखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के त्यागपत्र तक हम लोगों ने देखा। अब इसके लिए इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि अगर वो 65 वर्ष की उम्र पे पहुंच गया, इधर 6 साल पूरे नहीं हुए, तब भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। हटाने की प्रक्रिया के लिए जो संविधान में मतलब उपबंध किए गए कि असमर्थता या फिर संविधान का उल्लंघन के आधार पर जो है इसको हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया वही होगी किसके लिए? CAG के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की होगी, ठीक है। इसमें यह है कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रत्येक सदन से जो प्रस्ताव इसको हटाने के लिए लाया जाएगा वो दोनों सदनों से अलग अलग जो है पास होना चाहिए। पास होने के बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। इसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में, ठीक है, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्य दोनों की बात की जा रही है, केंद्र की बात भी और राज्य की भी बात। केंद्र और राज्य के लेखाओं का परीक्षण करता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों की लेखाओं का परीक्षण करता है।
पहली महत्वपूर्ण शक्ति तो ये हो गई। दूसरा ये है कि संचित निधि और आकस्मिक निधि से व्यय, संचित निधि और आकस्मिक निधि से व्यय के धन का परीक्षण, मतलब इन निधियों से जो धन व्यय हो रहा है उनका परीक्षण करने का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर भी करता है और राज्य स्तर पर भी करता है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है केंद्र स्तर पर जो है अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। केंद्र स्तर पे अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को जो है संसद के पटल पे रखवाएंगे। राज्य स्तर पे जब जांच करता है तो राज्य स्तर पे ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। केंद्र स्तर पे तो ये राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राज्य स्तर पे जो है, राज्य स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है इस रिपोर्ट को जो है विधानमंडल में रखवाता है, राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं राज्यपाल। अब इससे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो इसको कहा जाता है कि लिए लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का मित्र होता है, आँख और कान के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रश्न भी बना था कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या मित्र कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, और इसी के लिए कहा गया कि ये मार्गदर्शक होता है, मित्र होता है, आँख कान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि लोक लेखा समिति जो है और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है दोनों के काम जो है लगभग मिलते जुलते हैं। लोक लेखा समिति आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पे लोक लेखा समिति को देखेंगे। अब यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कोई विशेष काम सौंपते हैं तो यह उन कामों को भी करता है। ठीक है, कोई विशेष कार्य दिए, कोई जांच के लिए दिए या किसी ऑडिट के लिए इसको कहा गया तो ये उसको वो काम भी करेगा। तो लगभग हम लोगों ने जो है वेतन जो है इसको वो संचित निधि से मिलता है। ठीक है, जब ये अपना पद छोड़ देता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो पद छोड़ने के बाद जो है ये केंद्र और राज्य स्तर पर ये कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। पद छोड़ने के बाद तो केंद्र और राज्य स्तर पर कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ये सभी प्रावधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में थे। ठीक है, इससे आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।